नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैनो मुकेश में। आज हम 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां भी होती हैं जो हम फिजिक्स में काम में ले रहे हैं और जिनको मापा एवं तोला जा सकता है, यानी कि जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से माप सकते हैं। तो वो क्या होती है, भौतिक राशियां होती हैं। जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा जैसे 5 किलो। तो ये क्या किया हमने, इसका क्या कर लिया, मापन कर लिया। जिस राशि का हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, कोई टाइम है, लेंथ है, हम उसका टेम्परेचर है, उसका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा जितने भी भौतिक घटनाएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। इनके अलावा यदि देखा जाए कि जैसे हम बात करें दैनिक जीवन में जो सुख है, दुख है, उनका हम क्या कर सकते हैं, मापन नहीं कर सकते, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। इसलिए इसकी साधारण सी परिभाषा ये हो गई कि ऐसी राशियां जिनका मापन एवं तोलन किया जा सकता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। इन भौतिक राशियों को लिखते समय हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो होता है इसका परिमाण या इसका संख्यात्मक मान, और एक होता है इसका मात्रक। इन दो चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी भौतिक राशि को। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसको मैं किसके द्वारा डिनोट कर रहा हूं, क्यू के द्वारा डिनोट कर रहा हूं। तो उसको लिखने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए उसका परिमाण और एक चाहिए उसका मात्रक। यदि मैं परिमाण को दर्शा दूं किसके द्वारा, एन के द्वारा, और मात्रक को दर्शा दूं किसके द्वारा, यू के द्वारा, तो हम इस भौतिक राशि को कैसे लिखेंगे, Q इक्वल्स टू एन यू। जहां n तो हो गया उसका परिमाण यानी कि उसका संख्यात्मक मान यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, और u हो गया इसका मात्रक। ये दो चीजें अपने पास में होंगी तो हम उस भौतिक राशि को लिख सकते हैं। उसका क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिखा 5 किलो, इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलो में जो 5 है वो क्या हो गया, उस भौतिक राशि का क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो परिमाण का सबसे पहले क्या होना चाहिए, मापन। तो मापन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस भौतिक राशि का परिमाण चाहिए। तो मापन की आवश्यकता अगर हम देखना चाहिए तो मापन की आवश्यकता का पहला पॉइंट है कि वस्तु का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम दो वस्तुओं की इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, मापन के द्वारा तुलना कर सकते हैं। यदि अपने पास में मापन नहीं होगा, मापन नहीं कर सकते हम, तो दो वस्तुओं की तुलना नहीं कर सकते। और बिना तुलना के हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु ज्यादा है या कौन सी अधिक है। तीसरा, तुलना के साथ में यदि हमें कोई सा फिजिक्स का कोई रिलेशन निकालना है या फिजिक्स का कोई हमें फॉर्मूला निकालना है या कोई हमें घटना बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मापन की आवश्यकता पड़ती है। कोई प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो मापन की ये आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले यदि हमने मापन किया तो उसका कितना परिमाण है मापन में, वो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5, तो 5 तो उसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। फिर उसका क्या लिखा, मात्रक। तो 5 किलो का मतलब ये हुआ कि ऐसी राशि जो 1 किलो से क्या है, 5 गुना अधिक है। ऐसी राशि जो 1 किलो से क्या है, 5 गुना अधिक है। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिखें, जैसे मैंने लिखा 10 मीटर, तो इस 10 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है वो 1 मीटर से क्या है, 10 गुना अधिक है। तो यहाँ पर ये जो मीटर है ना, ये इसका क्या कहलाता है, मात्र कहलाता है। तो मात्र की परिभाषा को हम यदि बताना चाहें तो मात्र की परिभाषा ये हो गई कि किसी भौतिक राशि का निश्चित किया गया मान, किसी भौतिक राशि का निश्चित किया गया मान, वो क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। या किसी भौतिक राशि को यदि आधार के साथ में जो गुणज के रूप में आता है, जहां ये आ गया यहाँ पर यू, ये क्या आ गया, आधार के साथ में क्या आ गया, गुणज के रूप में आ गया, तो ये इसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो ये दो चीजें होंगी तो अपने पास में उस भौतिक राशि को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में यदि इन भौतिक राशियों के प्रकार की बात की जाए तो इनकी निर्भरता के आधार पर प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हम इनके गुणों के आधार पर हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे इनकी निर्भरता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रकार तो होता है मूल राशियां, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियां ऐसी राशियां, देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, निर्भरता की, किन पर निर्भर करती हैं या दूसरे पर निर्भर करती हैं या निर्भर नहीं करती हैं। तो मूल यानी कि
बेसिक राशियां वो हो गई जो क्या हो, किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, क्या हो, स्वतंत्र होती हैं ये दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है। और व्युत्पन्न राशियां भी होती हैं जो क्या करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। मूल राशियों के यदि हम उदाहरण देखना चाहें, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, ये क्या है, मूल राशि है। फिर देखा जाए इसमें द्रव्यमान के बाद में लंबाई है, ये क्या है, मूल राशि है। उसके बाद देखा जाए समय है, ये क्या है, मूल राशि है। व्युत्पन्न राशियों में जैसे वेग हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, जितनी भी राशियां, इन मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होंगी वे सारी की सारी क्या हो जाएंगी, व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। इसी प्रकार जैसे हमने भौतिक राशियों के दो प्रकार लिख दिए, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उसी प्रकार से मात्रक के भी दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है मूल मात्रक और सेकंड होता है इसमें व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पर मूल राशि है वैसे यहाँ पर मूल मात्रक हो गया। यानी कि मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वो क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब इन मात्रकों को बताने से पहले, ये कितनी होती हैं इनको बताने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मात्रक की जो पद्धतियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मुख्यतया प्रारंभ में जो पद्धतियां काम में ली गई थी वो तीन पद्धतियां थी। नंबर 1 एमकेएस पद्धति, नंबर 2 सीजीएस पद्धति और नंबर 3 एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होगा कि हम लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। यानी कि ऐसी मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को हम मीटर में लेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लेंगे और समय को हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, तो वो कहलाएगी एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति कौन सी हो गई, जिसमें लंबाई को क्या लेंगे हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ले लेंगे हम ग्राम में और समय को ले लेंगे हम सेकंड में, तो वो कहलाती है सीजीएस पद्धति। और लास्ट में ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होगा, लंबाई को तो हम लेंगे फुट में, द्रव्यमान को लेंगे हम पाउंड में और समय को लेंगे हम सेकंड में, तो वो कहलाएगी एफपीएस पद्धति। उसके पश्चात इसमें तो तीन ही काम में आ रहे हैं। क्या काम में आ रहा है, द्रव्यमान काम में आ रहा है, लंबाई काम में आ रही है और क्या आ रही है, समय काम में आ रहा है। तो उसके बाद में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद में एक ऐसी पद्धति बनाई गई जो सभी जगहों पर समान रूप से क्या होती है, लागू होती है, सभी देशों में समान रूप से लागू होती है। इसलिए उस पद्धति का नाम है एसआई पद्धति या एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। उस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7, यहां पर 3 लिए गए ना, उसमें कितने लिए गए, 7 मूल भौतिक राशियां ली गई और उसके साथ में 2 ली गई पूरक राशियां, उसके साथ में 2 पूरक राशियां ली गई। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां कौन सी है और उसके मात्रक कौन से हैं, वो इसको हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मूल भौतिक राशि है वो लिख रहे हैं हम द्रव्यमान, फिर हम लिखेंगे उसका मात्रक। तो यहाँ तो हो गई मूलभूत भौतिक राशि और यहाँ पर हो जाएगा उसका मात्रक और यहाँ पर उसका लिख देंगे हम सिंबल। तो नंबर 1 हो गई द्रव्यमान, नंबर 2 भौतिक राशि हो गई लंबाई, नंबर 3 भौतिक राशि हो गई समय, नंबर 4 हो गई ताप, नंबर 5 हो गया विद्युत धारा, नंबर 6 हो गया ज्योति तीव्रता या इसको प्रदीपन तीव्रता भी बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां होती हैं वो मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम एसआई पद्धति में, लंबाई का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, ताप का हो गया केल्विन, विद्युत धारा का हो गया एम्पियर और ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। इसके जो सिंबल होंगे वो किलोग्राम का हो जाएगा केजी, मीटर का हो जाएगा स्मॉल एम, इसका हो जाएगा स्मॉल एस, इसका हो जाएगा के, इसका हो जाएगा कैपिटल ए, कैंडेला का हो जाएगा सी डी और इसका हो जाएगा एम ओ एल। ये इसके क्या हो गए, सिंबल हो गए। तो एसआई पद्धति में 7 मूल भौतिक राशि हो गई
और इसके साथ में दो पूरक मात्रक भी हैं, दो पूरक मात्रक। और इनकी भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? नंबर 1 है इसमें समतल कोण। ये तो क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। और इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा रेडियन। इसका सिंबल हो जाएगा RAD। ये इसका क्या हो गया? सिंबल। नंबर 2 जो पूरक राशि है वो होती है घन कोण या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसको हम लिखेंगे SR के द्वारा, स्टेरेडियन। ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। अब हम रेडियन को समझेंगे कि रेडियन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे इन दोनों के बारे में और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो रेडियन, इससे पहले जो हम मात्रक काम में ले रहे थे वो ले रहे थे डिग्री, यानी कि किसी कोण को मापने के लिए हम डिग्री काम में ले रहे थे, ठीक है। और लेकिन डिग्री SI पद्धति में नहीं होता, तो SI पद्धति में जो एंगल को मापने का जो इकाई है वो है रेडियन। तो डिग्री को कैसे मापते थे हम? कि हम क्या करते थे कि यहाँ अगर अपने पास में दो अगर लाइनें हो, जैसे एक ऐसे हो और दूसरी क्या हो ऐसे, तो हम एंगल बताते थे कि यहाँ पर इन दोनों के मध्य कितना एंगल है। तो जैसे यहाँ पर ये जो एंगल लेते थे हम 90 लेते थे, ये 180 हो जाता था यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना था 270, और ये क्या हो गया 360। यदि हम इसको किसके रूप में मान लें? एक वृत्ताकार पथ के रूप में इसको मान लें हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ 0 से ये 90 हो जाएगा, ये 180, 270, और टोटल जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था? 360 बन रहा था। अब यदि इस 360 भाग कर दिए जाएं, इस पूरे वृत्ताकार पथ के कितने भाग कर दिए जाएं? 360। तो जो एक भाग होगा उस एक भाग का मान होता है 1 डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। यानी कि इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके कितने हो? 90 भाग हो। ऐसे 90 यहाँ, ऐसे 90 यहाँ और ऐसे 90 यहाँ। तो टोटल इसके 360 भाग कर दिए जाए तो एक भाग होगा उसका मान कितना होगा? 1 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते थे। अब इसके SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो क्या होता है? रेडियन होता है। यदि हम इस डिग्री को और 60 भागों में चेंज कर दें कि 1 डिग्री है, उसको हम क्या कर दें? छोटे छोटे और 60 भागों में क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, यानी कि 60 भाग कर दें इसके। जैसे 1 डिग्री आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या है? 1 डिग्री है टोटल। इस 1 डिग्री के हमने छोटे छोटे कितने कर दिए? मान लीजिए ये कितने हो गए? 60 भाग हो गए। इस 60 भाग हुए, इसमें से ये जो छोटा वाला भाग होता है, इस छोटे वाले भाग को बोलते हैं मिनट। इसको बोलते हैं मिनट, या इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क मिनट भी बोलते हैं। समय नहीं है, ये एंगल है। इसको क्या बोलते हैं? आर्क मिनट भी बोलते हैं। अब यदि ये जो छोटा सा भाग है, इसको मान लीजिए मैं इतने बड़े रूप में दिखा रहा हूं कि ये छोटा सा भाग है, इसको भी क्या कर दिया जाए? और 60 भागों में चेंज कर दिया जाए, तो इसका जो ये छोटा सा भाग होगा, इस छोटे से भाग को बोलते हैं हम सेकंड। एंगल है, या इसको बोलते हैं आर्क सेकंड। आर्क सेकंड, ये इसका क्या हो गया? छोटा भाग हो गया, ठीक है। तो 1 डिग्री का जो 60 भाग की है उसका छोटा मान कितना हो गया? आर्क मिनट। और एक आर्क मिनट के जो 60 भाग की है तो उसका जो भाग हुआ, एक भाग हुआ, उसका मान, उसको क्या बोलते हैं? हम आर्क सेकंड बोलते हैं। यानी कि इसको ऐसे बता सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड हो गए। तो 1 डिग्री में यदि हम सेकंड ज्ञात करना चाहें तो 1 डिग्री में कितने आर्क सेकंड हो गए? 60 गुना 60 कितने हो गए? ये 3600 सेकंड हो गए 1 डिग्री में। ये इतने सेकंड होते हैं। ये तो हो गया डिग्री का खेल। अब यदि हम रेडियन का ज्ञात करना चाहिए तो हमारे पास में एक साधारण सा फॉर्मूला आता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, यानी कि एंगल इक्वल्स टू, यानी उस एंगल को मैं दर्शा रहा हूं किसके द्वारा? थीटा के द्वारा। तो वो एंगल्स होता है चाप यानी कि आर्क, और त्रिज्या यानी कि इसकी क्या होती है? रेडियस। तो जैसे मान लीजिए यहां से कोई कण है, वो गति कर रहा है, कहां पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अब इसकी जो गति के मध्य जो कितना एंगल बन रहा है वो एंगल हमें ज्ञात करना हो। कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, प्रारंभिक बिंदु उसका A है, ये जहां पर पहुंच रहा है वो बिंदु क्या है? B है। तो इसको यहां से सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये तो इसकी वृत्ताकार पथ की क्या हो गई? रेडियस क्या हो गई? R हो गई। इन दोनों के मध्य यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो अंतिम बिंदु, इन दोनों के मध्य जो एंगल बन रहा है थीटा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? रेडियन में होगा,
ठीक है। ये थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इसका चाप, यदि इसके चाप को मैं किसके द्वारा दर्शा दूं, एस के द्वारा, और इसकी जो रेडियस है उसको मैं किसके द्वारा दर्शा दूं, आर के द्वारा, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा एस अपॉन आर। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, एक रेडियन का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं।